जैक ने एक मंदिर में पैसे कमाने का एक चतुर तरीका खोजा। जिस मंदिर में वह गया था वह उपासकों से भरा हुआ था। हर दिन दान पेटी में लगभग 20,000 बाट आते थे। यह सालाना 7 अरब बाट से अधिक हो जाता था। जैक ने अचानक सोचा कि अगर वह उस पैसे को अपने कब्जे में ले पाता तो उसे फिर कभी कर्ज वसूलने वालों से छिपना नहीं पड़ता। उस रात उसने मंदिरों के बारे में सब कुछ उत्सुकता से खोजा जो वह कर सकता था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों केविन और जेनी को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मिलकर पास के एक मंदिर का दौरा किया। जैक ने समझाया कि यह अकेला मंदिर सालाना 4 अरब बाट से अधिक कमाता था। चूंकि मंदिर पवित्र स्थान थे इसलिए दान पर सरकारी निगरानी बहुत ढीली थी। जब तक कोई बड़ा हस्तांतरण नहीं होता तब तक किसी को कभी पता नहीं चलता कि पैसा चुपचाप गायब हो गया है। उसने प्रस्ताव रखा कि वे तीनों खुद एक मंदिर चलाएं। इस तरह वे कम समय में भारी मात्रा में धन जुटा सकते थे। थाईलैंड एक गहरा बौद्ध देश होने के कारण इस योजना के लिए एकदम सही था। अधिकांश लोग मंदिरों में मन की शांति पाने और अपने परिवारों के लिए आध्यात्मिक पुण्य कमाने के लिए दान करते थे। धनी लोग और भी अधिक अंधविश्वासी थे। वे व्यवसायिक सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक यात्रा करते थे। जैक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर था। 6 महीने पहले उन्होंने एक गेमिंग कंपनी शुरू करने के लिए अपनी बचत एकत्र की थी, लेकिन एक अत्यधिक कुशल अंदरूनी सूत्र ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। उनकी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 80% गिर गया था। उन्होंने सब कुछ खो दिया और अब लाखों के उच्च ब्याज वाले कर्ज में डूबे हुए थे। साहूकारों ने उन्हें इसे चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीना दिया तो वे तीनों पूरे क्षेत्र के मंदिरों का दौरा करने लगे। वाई ने अध्ययन किया कि मंदिर कैसे काम करते थे और पैसे कमाते थे। जितना अधिक उन्होंने सीखा उतना ही वे इस बात पर आश्वस्त होते गए कि जैक का विचार काम कर सकता। एकमात्र समस्या यह थी कि खरोच से एक नया मंदिर बनाने में बहुत समय और उससे भी अधिक पैसा लगता था। इसके अलावा राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सख्त नियम थे। जैक ने कहा कि उन्हें एक नया बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे एक मौजूदा मंदिर पर कब्जा कर सकते हैं और उसे खुद चला सकते हैं। वे अधिक आगंतुकों और दान को आकर्षित करने के लिए आधुनिक विपणन तकनीकों का उपयोग करके इसकी प्रतिष्ठा को फिर से बनाएंगे। लेकिन थाईलैंड में दसियों हजार मंदिरों में से वे अपनी योजना के अनुकूल एक मंदिर कैसे ढूंढ सकते थे? जैक ने तुरंत शहर के बड़े मंदिरों को खारिज कर दिया। वे पहले से ही शक्तिशाली प्रबंधन समितियों द्वारा नियंत्रित थे जो सभी लाभ आपस में बांट लेते थे। जेनी ने इसके बजाय बाहरी इलाकों की जांच करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उपनगरों में भी मंदिर भरे हुए थे। कुछ मोहल्लों में पैदल दूरी के भीतर 4 या 5 मंदिर थे। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी और कुछ प्रधान भिक्षुओं ने उनके इरादों को तुरंत भांप लिया, उन्हें जमकर डांटा और बाहर निकाल दिया। पूरी सुबह की खोज के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला था। फिर जेनी, जो पूरे समय शांत रही थी, ने अचानक उनसे गाड़ी रोकने को कहा। उसने सड़क किनारे छिपा हुआ एक छोटा मंदिर देखा था। इसे चिंग या मंदिर कहा जाता था। हालांकि थोड़ा पुराना और उपेक्षित था, फिर भी इसकी इमारतें बरकरार थी। इसे फिर से नया दिखने के लिए बस एक ताजा रंग की परत चाहिए थी। मैदान भी आश्चर्यजनक रूप से विशाल थे। उन्होंने मंदिर के एकमात्र स्वयंसेवक को रिश्वत दी, उसे भविष्य के मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा किया। उसकी मदद से वे जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति से मिले जिसने उन्हें मठाधीश को प्रबंधन अधिकार सौंपने के लिए राजी करने में मदद की। जेनी ने न्यूनतम संभव नवीनीकरण लागत सुनिश्चित करने के लिए एक ठेकेदार के साथ काम किया। केविन ने अपनी बचत अग्रिम रूप से निकाल ली। जैक ने अनिच्छा से $80,000 मूल्य के अपने शेयर बेचे। अपना सारा बचा हुआ पैसा लगाने के बाद चिंग या मंदिर जल्द ही पूरी तरह से बदल गया। जॉर्ज ने फिर मठाधीश को चेहरे की पहचान का उपयोग करके एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया। आधुनिक दान आदतों के अनुरूप उन्होंने मंदिर के चारों ओर QR भुगतान कोड भी स्थापित किए। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो जॉर्ज ने आने वाली बौद्ध छुट्टी का लाभ उठाने का सुझाव दिया। वे इसका उपयोग बड़े पैमाने पर नए चिंग या मंदिर का प्रचार करने के लिए करेंगे।